ब्रह्म क्लास की हिंदी की बात किया जाए तो ब्रह्म क्लास की हिंदी के टॉप 10 VBI लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसे आप शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हो, 10 को क्वेश्चन बताया जाएगा। 10 को 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसमें हम आपको बता दें, देखो हिंदी में तो सब आता ही है, लेकिन कैसे लिखना है, एग्जामिनर के अनुकूल हम शब्द सीमा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बहुत मायने रखता है। ठीक है, कहते हैं तो लड़का तो बहुत कहता है कि हम सब लिख कर लाए हैं, लेकिन सब लिख कर आ गए हो परीक्षा में, लेकिन नंबर सब क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसके अनुकूल आप आंसर नहीं परोस रहे हो। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो हम प्रश्न बता रहे हैं उन सभी प्रश्नों को बार बार रिपीट कर लो, बार बार रिपीट कर लो कि वो आ जाए तो वैसा ही लिख देना जैसे बता रहे हैं, तब माना जाए वाह एग्जामिनर के अनुसार आंसर दिए हो तो फुल में फुल नंबर मिलेगा। चलो 10 को क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन, अगर ये PDF जानना चाहते हो आप तो नीचे ग्रुप में है, उसमें ज्वाइन आप हो जाना। अगर वाक शक्ति हमें नहीं होती तो क्या होता? ठीक है, 10 को क्वेश्चन बताया जाएगा पूरा गद्य में। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन होता है, लेकिन 10 को हम बताएंगे। 10 को पद में बताएंगे, 5 को पद में 5 नंबरिया, 5 को गद में 5 नंबरिया, 10 10 20 5 25 5 25 30 को, कुल मिलाकर 30 को क्वेश्चन बताएंगे। 30 को पढ़ लेना, उतना में एकदम सफिशियंट है, उससे बाहर कभी नहीं पूछेगा हिंदी में। ठीक है, आओ देखो, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता? तो बताओगे, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो पूरा संसार गूंगा प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता? गूंगा प्रतीत होता। अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगा प्रतीत होती, सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरे का सुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति न होने के कारण एक दूसरे से कह सुन नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। तो ये इसका ओरिजिनल आंसर हुआ। इसी प्रकार इसी पार्ट से एक और क्वेश्चन पूछता है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का कथन लिखो। कई बार क्वेश्चन देखा गया है, तो लिख देना बेन जॉनसन का कथन है कि बोलने से ही मनुष्य का सही साक्षात्कार होता है, जो कि उचित जान पड़ता है। और एडिसन का मत बता देना। एडिसन दुगो चिंतक लोग है, दार्शनिक लोग, व्यक्ति विद्वान लोग है। इनका कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है, जिसका तात्पर्य यह हुआ जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं। जैसे तीसरा व्यक्ति आता है तो वो बात कोसों दूर हो जाती है। ऐसे आप लिखोगे तो ये होगा 2 नंबर में। ठीक है, इसी प्रकार इसी पार्ट में से ये भी देखिए तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन क्या है? तो बताओ कि आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन बातचीत करने की एक शैली होती है जो यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस बातचीत की कला की पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण द्विमंडली में होती है। ऐसी चतुराई के साथ उसमें प्रसंग छोड़ जाते हैं जिसे सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। तो इस सब ना ओरिजिनल आंसर हुआ। क्या होगा? ओरिजिनल। इसी प्रकार मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो कहोगे मनुष्य का बातचीत करने का उत्तम तरीका स्वयं से बातचीत करना होता है। जब अपने आप से बात किया जाता है तो शांति माहौल बनाकर अवाक होकर बातचीत किया जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने आप से बातचीत करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका होता है। बुखार लगा था आज का। लखना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है। अभी इससे पहले आप देखो तो 1 नंबर उसे मानो, हालांकि उसमें 4 गो प्रश्न है। अच्छा, लखना सिंह में एगो मौलवी होता है जो आता है गांव में, तो हमारे देश में आता है, हमारे देश के लोगों को भड़काता है और जर्मनी की सरकार को बड़ाई करता है। क्या कहता है? लखना के गांव में एगो तुर्की मौलवी पहुंचकर वहां के लोगों को प्रलोभित करता है, फुसलाता है, उन लोगों को मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालने का प्रयास करता है। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों को सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, तुम्हारा सरकार कुछ नहीं कर पाता है, तुम्हारा वेद पढ़ पढ़कर जर्मन सरकार बड़का बड़का यंत्र बना लिया है, लेकिन जर्मन सरकार कभी गाय को नहीं मारता है। तुम्हारे अंदर देखो गाय को कैसे मारा जा रहा है। तो ये सब भड़काने के काम करता है तुर्की मौलवी। यही बतिया आप लिखोगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुआ? देखो इसका ओरिजिनल आंसर देखोगे ना
ये होता है कम्युनिस्ट को अलग नहीं रखना चाहिए। जयप्रकाश नारायण देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी, इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए। मेन आंसर यहाँ होता है। लेकिन शब्द सीमा पूरा करने के लिए आपको यहाँ से लिखना होगा, जयप्रकाश ने लेनिन से सीखा था। जब अमेरिका में थे ना जयप्रकाश नारायण, तो उस समय लेनिन से सीखे थे कि जो गुलाम देश होता है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट पार्टी है, उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ वर्ग के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्ट को अलग नहीं करनी चाहिए। जयप्रकाश देश की आज़ादी की खातिर कांग्रेस में शामिल हो गए, क्योंकि कांग्रेस उस समय देश का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका मेन आंसर ये हुआ। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, तो बताओ कि बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने जो धर्म चलाया है वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 5 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। इनका मतलब ये है भगवान बुद्ध का कि नारी भिक्षु बन गई है, इसलिए ज़्यादा दिन तक हमारा धर्म नहीं चलेगा, इधर ही खत्म हो जाएगा। स्त्री को अहेरिन और नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? तो उस दनेरा चैप्टर में आप देखोगे तो एक बात बताया गया है। उस दनेरा है तो अर्धनारीश्वर है। बोलो, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा खुद को श्रेष्ठ साबित करने की है। पुरुष की मंशा है खुद को श्रेष्ठ साबित करना, इसलिए स्त्री को अहिरे, नागिन ये सब कहा गया है। ऐसा करके पुरुष अपनी दुर्बलता को भी छिपाता है, साथ ही वह नारी को दबा कर रखने के लिए भी ऐसा करता है। ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि उसमें नारी के हृदय को ठेस पहुंचती है। वैसे भी नारी आदरणीय, श्रद्धा की योग्य होती है, समाज में उनका भी बराबर स्थान है, इसलिए ऐसा कहना पूर्णतः गलत है। ठीक है, नारियों को अहेरिन, जादूगर नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उनको दुख लगेगा। नारी पराधीनता कब स्वीकार करती है? तो जब बताओगे ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये भी आने की संभावना है, तो कहोगे नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार कर लिया। जब मनुष्य जाति ने कृषि का आविष्कार कर लिया तो नारी अपने आप को पराधीनता स्वीकार कर ली और नारी घर के अंदर कैद हो गई और पुरुष घर से बाहर। नारी घर के अंदर काम करने लगी और पुरुष घर के बाहर काम करने लगे। इस प्रकार नर और नारी दोनों के काम अलग अलग हो गया। कब से? जब कृषि का आविष्कार होता है तब से। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? आशय। तो बताओ, धांगड़ शब्द का आशय वो उड़ाव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। धांगड़ का अर्थ क्या होता है? भाड़े का मजदूर होता है। धांगड़ एक ऐसी आदिवासी जाति होती है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के सिलसिले में दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के चंपारण के इलाके में लाया गया था। धांगड़ जाति आदिवासी जाति ओड़ाव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं, लेकिन वे अपने आप को आदिवासी नहीं मानते हैं। जब हमारे पश्चिम चंपारण में नील की खेती करना था ना, तो छोटा नागपुर पठार के एरिया से अंग्रेजों के द्वारा इस धांगड़ जाति को लाया गया था नील की खेती कराने के लिए। उसी नील की खेती के बारे में ऐसे आप लिखो। थारू की कला। थारू की कला क्या होता है? थारू की कला बहुत आदरणीय होता है। थारू जो हमारे पश्चिम चंपारण के सबसे लास्ट भूमि पर पाए जाते हैं, उन लोगों की कला देखकर ना मनोभावक लगता है। थारुओं की कला मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है। जिस पात्र में धान रखते हैं वो लोग, वह सीक का बनाया गया होता है। उसमें कई तरह के रंग डिजाइन का प्रयोग करते हैं। जो खाना जिस खांची में लेकर अपने पुरुष को, अपने पति परमेश्वर को ले जाते हैं, उस खांची को बहुत डिजाइनदार बनाए होते हैं। उसमें कई तरह के रंग बिरंग डिजाइन का प्रयोग होता है। सीक की रंग बिरंग टोकरियों के किनारे सीप झालर लगाई जाती है। झोपड़ियों में प्रकाश के लिए जो दीपक लगाए जाते हैं, उनकी आकृति भी कलापूर्ण होती है। जो देखोगे उनके द्वार में, हालांकि वो तो कांची मिट्टी का उनका घर होता है, हालांकि आप तो अलग है, लेकिन उस जमाने में अलग जब ये पाठ लिखा गया था, तो उस समय दीवार पर देखना माटी का बहुत बढ़िया ऐसे लगा दिया जाता था ताकि उस पर दिया रखा जा सके। वो भी अपने आप में कलापूर्ण होता था। डायरी लिखना क्यों मुश्किल होता है? तो कहोगे डायरी जीवन का दर्पण होता है। डायरी में शब्दों और अर्थों के बीच तटस्थता
कम रहती है। डायरी में व्यक्ति अपने मन की बातों को कागज पर उतारता है। डायरी खुद के लिए लिखी जाती है, दूसरों के लिए नहीं। डायरी लिखने में अपने भाव के अनुसार शब्द नहीं मिल पाते हैं। यदि शब्दों का भंडार है तो उन शब्दों के लायक भाव ही नहीं होते हैं। शब्दार्थ और भावार्थ के आंशिक मेल के कारण डायरी का लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसे छोटा भाषा में यदि लिखना चाहते तो कह सकते हो डायरी लिखना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि डायरी के अनुसार जो हम शब्द खोजते हैं वो शब्द नहीं मिल पाता है। कभी शब्द मिलता है तो उसका उचित अर्थ नहीं निकल पाता है, और जब उचित अर्थ निकालते हैं तो उसके लिए अनुसार शब्द नहीं मिल पाता है। इसलिए डायरी लिखना अपने आप में मुश्किल हो जाता है। तिरिस क्या है तो कहोगे तिरिस एक बेहद जहरीला जीव है जिसके काटने से व्यक्ति का बचना नामुमकिन हो जाता है। यह जैसे ही आदमी को काटता है वैसे ही वहां से भागकर किसी जगह पेशाब करता है और उस पेशाब में लेट जाता है। अगर तिरिछ ऐसा कर देता है तो आदमी बच नहीं सकता है। वहीं तिरिछ काटने के लिए तभी दौड़ता है जब उससे नजर टकरा जाता है। कहानी में तिरिछ मृत्यु का प्रतीक है। कहानी में तिरिछ किसका प्रतीक है? मृत्यु का, मृत्यु मरने का प्रतीक है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकता है। क्यों तो कहोगे भय का मतलब जहाँ डर है वहाँ मेधा मतलब स्किल उत्पन्न नहीं हो पाता। बात तो सही है। जहाँ आदमी डर जाता है वहाँ अपना कौशल नहीं उत्पन्न कर पाता है। हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों ज्यों बड़े हो जाते हैं त्यों त्यों ज्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत रहते हैं, नौकरी के छूटने से भयभीत रहते हैं और मृत्यु से भयभीत रहते हैं। निसंदेह मेधा शक्ति भय के कारण दब जाती है, अर्थात जहाँ भय होता है वहाँ मेधा शक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती है। जहाँ डर होता है वहाँ मेधा शक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती है। 2 नंबर पूछेगा किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं? बताओ। ये कौन पार्ट से है? ये है जुट्ठन पार्ट से। तो जुट्ठन में ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन बात ऐसे सोच लेते हैं जिसकी वजह से उनको दुख लगता है, कांटा जैसा चुभने लगता है? तो जब घर में बैठे रहते हैं, जुट्ठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जब अपने बीते जीवन की किए जाने वाले काम और उस काम के बदले मिलने वाले मेहनताना को याद करते हैं। जब बचपन की बात याद करते हैं ना, सुरेंद्र सिंह त्यागी जब इंटरव्यू के लिए गए थे उनके घर तो बीते बचपन की बात याद करते हैं कि हम बचपन में कौन कौन काम करते हैं और हमें मजदूरी के रूप में क्या मिलता था। मेहनताना को याद करते हैं तो उनके भीतर कांटा जैसा उगने लगता है। सोचते थे कि 10-15 मवेशियों को सेवा करना, गोबर के दुर्गंध हटाने के बदले केवल 5 सेर अनाज मिलता था। इसके अलावा दोपहर में 2 जून की रोटी मिलती थी, ऊपर से गाली भी सुनना पड़ता था। यह सब बातें सोच सोच करना उनके अंदर कांटा जैसा उत्पन्न होता था। बचपन में दूसरे के घर इनको, इनके और इनके माता पिता को, इनके भाई बहन को फेंकना पड़ता था गोबर को था। गोबर को था फेंकना पड़ता था, ऊपर से दुर्गंध चुहता था नीचे की ओर, ऊपर से गाली भी सुनना पड़ता था। ये सब बातें सोच सोच कर ना इनके दिल में कांटा जैसा उगता है। ये बाबू हो गया आपका टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद हम गद्य में 5 को और बताते हैं। तो पद में 10 गो, फिर से 5 गो, 15 गो सब दोनों में बता देंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। इतना से ज़्यादा मत पढ़ना, सफिशिएंट है। ओके।